हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अंडर 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारिक और आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूं। आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स एंड करंट लीगल अफेयर्स, ठीक है, फ्रॉम द मंथ ऑफ व्हाट, फ्रॉम जनवरी 2024 टू अक्टूबर 2024। नवंबर का जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अलग से आप लोगों के लिए एक दिन सेशन में लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो सब लोग जल्दी से एक बार आ जाइए सेशन में, है ना, और बाकी सभी लोगों को भी बुला लीजिए। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर सकें। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग रेडी हैं या नहीं है इस सेशन के लिए, हेल्पफुल होगा या नहीं होगा आप लोगों के लिए ये सेशन, तो ये तो देखा जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर जैसे ही आप लोग बोल देंगे ठीक है मैम वी आर रेडी, तो हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे अपने सेशन को, राइट। गुड इवनिंग अवध, हेलो अंजलि, तबस्सुम, गौरव, संजय, हेलो, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन के साथ, है ना। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करना क्यों है आप लोगों को एप्लीकेशन को, बिकॉज देखो वहाँ पर कम्युनिटी बनी हुई है मेरी, वहाँ पे जाके आपको सारी फ्री पीडीएफ्स मिलने वाली है, ठीक है। इस वाले सेशन का जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ है, वो आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाने की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, बस शांति से इस क्लास को एंजॉय करो, ठीक है। इफ़ यू ऑल आर रेडी और आप लोगों ने लाइक शेयर कर दिया है सेशन को, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, अ स्मॉल एम इज अ क्राइम। कभी भी हमें कोई छोटा सा एम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बड़े सपने देखेंगे, बड़े गोल्स सेट करेंगे, तभी जाके हम पूरा कर पाएंगे या मिडवे तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे गोल्स कभी जीवन में हमें रखना ही नहीं है। थैंक यू, ठीक है। तो फिर चलो ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का बैकलॉग इतना सारा है, ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। देखो जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक हम लोग कवर करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि हर मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हो, ठीक है। तो जिस मंथ में जितने होंगे हम उनको एक एक करके कवर कर लेंगे, और लिटरली इसके बाहर आपको कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो है वही होने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो देखो सबसे पहले अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट रिटर्न्ड द बिल्किस बानो कन्विक्ट्स टू प्रिजन, ठीक है। जब गुजरात में राइट्स हुए थे 2002 में, उस टाइम पे 11 लोगों ने मिलकर बिल्किस बानो का रेप किया था, जिसके बाद उनको कन्विक्ट कर दिया गया था, लेकिन उनको फिर वापस जेल से बाहर निकाल दिया गया। कहा कि वो लोग 14 साल ऑलरेडी जेल में बिताकर आ चुके हैं, तो उनको बाहर निकाल दो। अब देखो यहां पर क्या हुआ, जनवरी में 2 जजेस का बेंच था, ठीक है। उज्जवल भूया थे और जस्टिस बीवी नगरत्ना थे। इन्होंने क्या कहा कि जो रेमिशन उन 11 कन्विक्ट्स को दिया गया बिल्किस बानो के गैंग रेप वाले केस में, वो इलीगल था। उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को, उन लोगों ने वहां पर बोला कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो जुरिस्डिक्शन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उसको आप लोग नहीं छेड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो 11 कन्विक्ट्स जिनको आप लोगों ने बाहर छोड़ दिया है, अभी की अभी वो लोग सरेंडर करेंगे और वापस प्रिजन में जाएंगे। जबकि उन सभी लोगों ने मल्टीपल रीजंस बताए कि हमारे यहाँ विंटर क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होने वाली है, हमारी माँ बीमार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। जिस तरीके से उन लोगों ने एक प्रेग्नेंट 5 मंथ्स प्रेग्नेंट विमेन का रेप किया था इतनी बेरहमी से, तो उन लोगों को इस तरीके से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इन कन्विक्ट्स को वापस से प्रिजन में भेजो, बिकॉज इनको सजा मिली है लाइफ इंप्रिजनमेंट की, तो ये जीवन भर इंप्रिजनमेंट में ही रहेंगे। इससे हमें क्या पता चलता है, एक और बात हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या है, इंप्रिजनमेंट अंडर भारतीय न्याय संहिता 2 तरीके की हो सकती है। एक होती है सिंपल इंप्रिजनमेंट और एक होती है रिगरस इंप्रिजनमेंट, ठीक है। सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या है कि आप जेल में चले गए हो, नॉर्मली आपने अपनी सजा बिताई, काटी जेल में, और फिर आप बाहर आ गए, ठीक है। ये होता है इन केस ऑफ आपने फॉर एग्जांपल चोरी कर दी, इन दैट केसेस। लेकिन दूसरा होता है रिगरस इंप्रिजनमेंट, यानी कि आपको जेल में तो रहना ही है, लेकिन साथ में हार्ड लेबर भी करना होगा, बिकॉज आपने कोई सीरियस क्राइम को कमिट किया है, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स इनफ है नहीं, आपको इस ईयर का तो पूरा का पूरा करना ही होगा, ठीक है। चलो
उसके बाद हम चलते हैं जनवरी के मंथ में, बस इतना ही था। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। अब देखो फरवरी में क्या हुआ, 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में कुछ बोला। अब क्या बोला देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये केस का नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो, बिकॉज वो वोटर्स के राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करती है, ठीक है। बिकॉज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या था कि किसने कितने पैसे दिए गवर्नमेंट को वो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बेसिकली चंदा होता है जो कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है गवर्नमेंट को, ठीक है, बॉन्ड के रूप में। अब पता नहीं चल रहा है किसने कितने पैसे दिए, ठीक है। तो यहां जहां पर जजमेंट पास किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्वेश्चन इस बार आप लोगों का आ सकता है, ठीक है। फिर चाहे वो आप लोगों के करंट लीगल अफेयर्स में पूछ ले या फिर करंट अफेयर्स में पूछ ले। तो ये जो जजमेंट था इसमें साफ साफ हमारे जो जजेस थे उन्होंने बोला कि वोटर्स के पास होता है राइट टू वोट, ठीक है, और वोटर्स के पास होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। तो वो अगर वोटिंग देके हमें हमारे पे भरोसा कर रहे हैं तो उनके पास भी राइट्स हैं कि उनको कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। और कोर्ट ने यही कहते हुए कहा कि ये जो स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रही है बेसिकली, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि ऐसा हो रहा है कि एक हाथों से तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट को चंदा दे रही हैं, ठीक है, पैसा दे रही हैं, और दूसरे हाथों जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों को हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई टेंडर दिलवा दिया, कोई केस था उसको दबा दिया, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट ने ये कहा कि गलत क्यों है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, बिकॉज सिंपली क्विड प्रो क्यो का मामला यहां पर चल रहा था दोनों कॉर्पोरेट डोनर्स के बीच में और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ठीक है। और अगर ये स्कीम चलती रही तो हमारे जो वोटर्स हैं उनको हम अंधेरे में रखेंगे, बिकॉज किसने कितना पैसा दिया ये उनको कभी भी पता नहीं चल पाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्या किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। जरूर से भी लिख दें, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखो फरवरी के ही मंथ में क्या हुआ, हमने हमारे एक बहुत ही सीनियर रिनाउंड एडवोकेट फलीर सैम नरीमन जी को खो दिया था, ठीक है। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एडवोकेट रहे हैं। इनको भीष्म पितामह भी कहा जाता है इंडियन जुडिशरी का, ठीक है। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है, और लिटरली जब इनका देहांत हुआ, जब इनकी डेथ हुई, तो उसके एक दिन पहले तक भी ये काम ही कर रहे थे, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इनको ट्रिब्यूट देते हुए कहा डाइड विथ हिज बूट्स ऑन, ठीक है। तो यस, ये था एक छोटा सा करंट लीगल अफेयर हमारे लिए और छोटी सी श्रद्धांजलि, छोटा सा ट्रिब्यूट हमारी तरफ से टू हिम। उसी के साथ खत्म होता है फरवरी का मंथ। देखो शुरुआत में क्या होता है कि विंटर वेकेशंस चल रहे होते हैं, उसके बाद बेंचेस स्टार्ट ही होती हैं, ठीक है, कोर्ट स्टार्ट ही होते हैं। तो शुरुआत के महीनों में आपको कभी भी बहुत ज़्यादा मैटर्स नहीं मिलेंगे। मैटर्स कहाँ से शुरू होंगे, अप्रैल मई जून से, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी के लिए हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था। चलते हैं हम टुवर्ड्स मार्च। अब मार्च में देखो सबसे पहले क्या हुआ, MPs एंड MLAs क्लेम ऑन इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर टेकिंग ब्राइब, ठीक है। जजमेंट का नाम क्या था, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस किया। वो ये था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या फिर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, यानी कि जो MP और MLA होते हैं, ठीक है, क्या वो लोग इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन से ऑन द चार्ज ऑफ ब्राइबरी इन अ क्रिमिनल कोर्ट, कि भाई ठीक है हम लोग ब्राइब लेते हुए पकड़े गए तो क्या हुआ, हमें इम्यूनिटी दे दो क्योंकि हम तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ठीक है। तो इन दिस केस यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एनालाइज किया सारे व्यूज को, चाहे वो माइनॉरिटी व्यूज थे या फिर वो मेजॉरिटी व्यूज थे, और उन लोगों ने PV नरसिम्हा राव वाले केस को भी देखा और इस केस को डिस्पोज करते हुए क्या कहा, इट डज नॉट मैटर वेदर द वोट इज कास्ट इन द अग्रीड डायरेक्शन
डायरेक्शन और इफ द वोट इज कास्ट एट ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई MP MLA थे, उन्होंने पैसे लिए कि अगर आपको अपने हित में हम लोगों की तरफ से वोट चाहिए तो आप हमें ब्राइब देंगे, ठीक है। अब उन लोगों ने वो घूस तो ले ली। अब यहां पर कोर्ट ने कहा कि चलो वंस आपने पैसे ले लिए उसके बाद आपने वोट किया या नहीं किया इससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही आपने पैसे ले लिए अपने हाथों में, या फिर कोई भी चीज़, पैसों की ही ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मटीरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है, तो जैसे ही उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब क्या होगा, ब्राइबरी आपने कमिट कर दी है। अब आपने ब्राइब लेने के बाद यानी कि घूस लेने के बाद वो काम किया या नहीं किया इससे मतलब नहीं है, यानी कि जो MPs और MLAs हैं हमारे, वो लोगों को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन ऑन द चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, ठीक है। ये कहा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। फिर नेक्स्ट चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, और यहां पर बात हो रही है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन इन द केस ऑफ चाइल्ड कस्टडी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी चाइल्ड कस्टडी के बारे में बात आती है तो देखो पर्सनल लॉज ऑब्वियस सी बात है कि फॉलो होंगे यहाँ पर, और बेसिकली अगर हम लोग हिंदू लॉ की भी बात करें तो ये माना जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपनी माँ की जरूरत ज्यादा होती है, तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि माँ को कस्टडी दे दी जाती है, अगर मदर नहीं है तो फादर के पास कस्टडी रहेगी। अब इस केस में क्या हुआ, देखो जजमेंट का नाम था शाजिया अमन खान एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड अदर्स, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक बच्चे की कस्टडी का केस सुन रहे थे, जहां उन्होंने एक माइनर चाइल्ड की कस्टडी किसको दे दी, उनके आंट को दे दी, ठीक है। अब ये मैटरनल आंट भी हो सकती हैं, ये पैटर्नल आंट भी हो सकती हैं। तो वो जो बच्चा था उनके फादर जिंदा थे, फादर थे, बायोलॉजिकल फादर थे, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट ने ना पर्सनल लॉ को देखा, ठीक है, मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी अदर स्टैट्यूट को देखा। उन्होंने साफ साफ क्या कहा कि जो बच्चे हैं उनकी जब भी हम कस्टडी देते हैं किसी पर्सन को तो हम हमेशा उनके वेलफेयर का ख्याल रखते हैं, ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को ही देखते हैं हम लोग हमेशा। इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में एक बच्चा था जो जब 3 से 4 महीने की थी तब से ही वो अपने आंट के साथ रह रही थी, बिकॉज उसके जो फादर थे, बायोलॉजिकल फादर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था उसकी आंट को कि इसको आप संभालो, ठीक है। अब फिर उसके बाद में ये मैटर चला जाता है कोर्ट के पास, जहां पर बायोलॉजिकल फादर के बारे में बात आती है कि इनको दे दो कस्टडी, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट ने कस्टडी किसको दे दी, आंट को दे दी, और कहा कि द कंट्रोलिंग कंसिडरेशन गवर्निंग द कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड एंड नॉट द राइट्स ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि माँ बाप का क्या अधिकार है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बच्चे का वेलफेयर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जैसे हम लोगों ने बच्चे को देखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चा काफी खुश है जिस भी फैमिली के साथ वो रह रही है इतने सालों से, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने हाई कोर्ट ने क्या किया था, हाई कोर्ट ने कस्टडी बच्चे की दे दी थी बायोलॉजिकल फादर को, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया। देखो एक होता है वर्ड अपहेल्ड और दूसरा होता है वर्ड सेट असाइड, ठीक है। कई बार हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया, यानी कि हाई कोर्ट ने जो बोला था उससे वो मुकर गए। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, और सपोज हाई कोर्ट ने कुछ बोला है और सुप्रीम कोर्ट भी वहां अग्री करती है उनसे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, डिसीजन को अपहेल्ड करेगी, ठीक है। तो सेट असाइड और अपहेल्ड का मतलब आई होप आप सभी लोगों को पता था, अगर पता नहीं था तो आई होप इस सेशन के बाद आपको पता होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वी सेट असाइड दिस केस, इसका मतलब क्या है कि वो यहां पर नहीं करती है अग्री विद द लोअर कोर्ट, लेकिन अगर अपहेल्ड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ठीक है लोअर कोर्ट ने जो भी बोला है वो सही बोला है, हमारी भी यही राय है। दैट इज ऑल अबाउट इट। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, और वो है गाइडलाइन टू डील विद हीबियस कॉर्पस पिटिशंस और पिटिशन सीकिंग पुलिस प्रोटेक्शन इन्वॉल्विंग द LGBTQ+ कम्युनिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन सुन रहे थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी एक विमेन के द्वारा, ठीक है, अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट्स ऑर्डर, जहाँ पर उन्होंने एक लेस्बियन पार्टनर थे, ठीक है, उनको बोला कि भाई आप जाइए और काउंसलिंग सेशन लीजिए बिकॉज आपकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
कोर्ट होते हुए आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की कि उसी गाइडलाइन के साथ जो हाई कोर्ट है वो हमेशा डील करेगा विथ सच कपल्स। और उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि जस्ट बिकॉज वो लोग LGBTQ+ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोगों से आप मतलब उनको आप जज करोगे या फिर स्टिग्मा उनके साथ एक अटैच करोगे या फिर उनको मॉरली जज करोगे, ठीक है। आप उनको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी। गाइडलाइंस देते हुए उन्होंने बोला कि ये जो गाइडलाइंस हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि बस कागज पे लिख दिया और खत्म हो गया। इन गाइडलाइंस को आप लोगों को टू द लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना होगा। टू द लेटर एंड स्पिरिट का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कागजी रूप में नहीं लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में तो लिखा ही होगा लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी करना होगा अच्छी तरीके से, उसी को कहते हैं इन द लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है। क्योंकि जो इंटीमेट पार्टनर्स होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर नॉर्मल यानी कि जो मेन और विमेन है या फिर वो LGBTQ+ कम्युनिटी से हो, ठीक है, मामला एक ही है कि वो दोनों की ही अपनी डिग्निटी होती है, उन दोनों की ही अपनी फंडामेंटल राइट्स होती हैं, ठीक है, जिनको वायलेट नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा भी। दैट वाज ऑल अबाउट इट। और अब चलते हैं हम लोग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। तब तक आई कैन सी कुछ सवाल है आप लोगों के। ब्लैक मनी, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। एक बार तब तक सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दो। मैं आई वांट टू आस्क वन थिंग इन करंट अफेयर्स, क्या हमें हर क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी या जो क्वेश्चन्स होंगे बस वो रिलेटेड नहीं, पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं। बिकॉज इस बार अगर आपने सैम्पल पेपर देखा होगा, नहीं, अगर आपने इस बार सैम्पल पेपर देखा होगा तो पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे और फिर अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। वो पैटर्न पहले फॉलो किया जाता था। तो आप ये बिल्कुल मत समझना कि आपको करंट अफेयर्स की सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक बैकग्राउंड दिया रहेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड, ठीक है। वो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर इतना ईजी होगा तो फिर क्लैट क्यों होगा, है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बता दो एक बार, यहां तक कोई भी दिक्कत? मैम 6 o'clock कौन सा सरप्राइज है? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, चलिए बताइए, यहां तक कोई भी दिक्कत? ये रिकॉर्डेड सेशन है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपकी क्लासेस लाइव ले रही हूं, ठीक है। इजराइल गाजा वॉर समझा दो, ये आपके करंट अफेयर्स में आ जाएगा। मैं लीगल करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ आपको, है ना। चलो चलते हैं आगे और देखते हैं कि मार्च में और क्या हुआ। तो देखो, टर्मिनेशन ऑफ आर्मी हवलदार ऑन द रॉन्गफुल डायग्नोसिस ऑफ HIV+ पॉजिटिव। अब देखो, केस किसका था? सत्यानंद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था। इस केस में क्या हुआ था? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इंडियन आर्मी को कि उनके एक एक्स आर्मी हवलदार थे, उनको बोला कि इनको इतना सारा कॉम्पनसेशन दिया जाए। क्यों दिया जाए? बिकॉज उनको रॉन्गफुली टर्मिनेट किया गया था सर्विस से, ठीक है, और उनके ड्यूज भी नहीं दिए गए थे, उनको उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को रियम्बर्स भी नहीं किया गया था, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा फेस किया था, ठीक है। बिकॉज पता चला था कि उनको HIV पॉजिटिव हैं, ठीक है, उनको बीमारी हो गई है लेकिन वो थे नहीं, और क्योंकि ये रॉन्गफुल डायग्नोसिस था कि वो HIV पॉजिटिव है, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, उनकी नौकरी उनके हाथों से चली गई, सोशल स्टिग्मा उन्होंने देखा वो अलग, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन वाई सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतना भारी भरकम कॉम्पनसेशन दिलवाया इंडियन आर्मी की तरफ से। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। अब चलते हैं हम टुवर्ड्स अप्रैल, बट मुझे आप लोगों में जोश थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, तो जरा सा जोश अपना दिखा दीजिए, ठीक है, कि जोश कितना अभी बचा है आप लोगों में। फायर इमोजीज, हार्ट इमोजीज चलते रहने चाहिए, बिकॉज इतना बोरिंग सेशन आई डोंट थिंक ये है, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकेगा मैं आपके लिए उसको बनाऊंगी, तो आप लोगों के अंदर वो जील, वो एंथुजियाज्म मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। इसकी PDF मैम कहाँ मिलेगी? इसकी PDF आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, या फिर आप अडा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाके कम्युनिटी पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगी। और जल्दी से एक बार प्लीज़ आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, बिकॉज इसका कोई पैसा नहीं लगता है, जैसे यहाँ मुझसे पढ़ने का भी नहीं लगता है, क्यों, है ना। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देखो ठीक है, अब चलते हैं टुवर्ड्स अप्रैल, और अप्रैल में हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है टॉपिक? वोटर्स राइट टू नो
इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। हम आप सबको पता है कि हम वोटर्स हैं तो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, बट देखो ये यहाँ पर क्या कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ पे आपके लिए नोट करते जाऊंगी, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एकदम चुन चुन के मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेकर के आई हूँ। अब हमें नहीं पता ना कि कहाँ से क्या पूछ लेगा क्लैट कंसोर्शियम, है ना, तो इसीलिए सारे हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलूंगी। अब देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम जो वोटर्स हैं, हमारे पास जो राइट है टू नो, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, देखो एक इलेक्शन हुआ था, एमएलए थे एक, ठीक है, तो ये कहा गया कि वहां पर क्या हुआ था कि वो जो एमएलए थे उनका जो इलेक्शन था उसको इनवैलिडेट कर दिया गया था, ठीक है, ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, मतलब कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं थे, बट ठीक है इनवैलिडेट कर दिया गया उनके इलेक्शन को, वो इलेक्ट कर चुके जा चुके थे, ठीक है, किए जा चुके थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने वोटर्स को बोला कि भाई हर चीज़ के बारे में जानने का अधिकार नहीं है आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट्स के पास जितनी भी प्रॉपर्टी हो उसके बारे में वो आपको बताए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो इलेक्शन हुआ था एमएलए कारिको क्री का, उसको उन्होंने अपहेल्ड किया, ठीक है, और बोला कि हाँ आपके पास एज अ वोटर राइट तो है, ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वोटर्स राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। एंड दैट इज अबाउट इट, और इसी के साथ हमारा अप्रैल मंथ खत्म होता है। मैंने आपसे क्या कहा था, क्या लिखना चाह रहे हो फर्शा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो इनिशियल के मंथ्स होंगे वहां पर इतने ज्यादा करंट अफेयर्स, हमें लीगल करंट अफेयर्स या फिर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आने वाला है मजा, चलते हैं टुवर्ड्स मे। अब देखो मे में सबसे पहले क्या हुआ, द टाइम लिमिट फॉर प्रिलिमिनरी असेसमेंट कहा गया जेजे एक्ट में, ठीक है। जजमेंट का नाम क्या था, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ थ्रू हिज मदर वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट थी, यहाँ पे टॉप कोर्ट बेंच का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो थी यहाँ पर उन्होंने एक टाइम लिमिट को प्रेस्क्राइब किया फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया, दैट इट इज ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड is not mandatory but merely directory। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि एक्ट में ये कहा गया है, जेजे एक्ट में क्या कहा गया है कि जब किसी बच्चे को, जुवेनाइल को जेजेबी के पास यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास लेके जाया जाता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो लिखा है, ठीक है, ये सब कुछ क्या है, ये सब मेरली डायरेक्टरी है, यानी कि डायरेक्शन है, मैंडेटरी ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो सेक्शन 15 है वो किस बारे में बात करता है जेजे एक्ट का, वो कहता है कि जो जेजेबी है उनको प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना चाहिए। अब वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्यों करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल कोई 16 to 18 ईयर्स का बीच का जुवेनाइल है या फिर चाइल्ड है जिसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, ठीक है। अब ये मैटर जब सबसे पहले जाएगा तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी उनके पेरेंट्स को, ठीक है। पेरेंट्स को एक बार जब इंफॉर्मेशन दे दी गई उसके बाद में प्रोड्यूस किया जाएगा, उस बच्चे को लेकर जाया जाएगा बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब वो जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होगी वो बच्चे को लेकर जाएगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। अब ये बोर्ड सबसे पहले इंक्वायरी करेगी, पता करेगी कि बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया, सारी इंक्वायरी वो पूरी निकाल लेगी, ठीक है। अब अगर जेजेबी को ये लगता है, हाँ जी सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि सीयूईटी पीजीएलबी में भी लीगल करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर जेजेबी को ये लगता है कि कोई एक बच्चा है जो 16 to 18 ईयर्स के बीच का है, उसने कोई हीनियस क्राइम कमिट किया है, तो जेजेबी यहाँ पे क्या करेगी, वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगी। अब इस असेसमेंट में क्या होता है, वो बच्चे के सभी चीज़ों के बारे में जानेगी कि इसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, इसकी दिमागी हालत कैसी है, कुछ एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी कि जब इस बच्चे ने कोई क्राइम कमिट किया था तो इसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, क्या इस बच्चे को पछतावा है जो इसने किया था उस चीज़ का या नहीं है, या क्या इसकी स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। ये सारे असेसमेंट करने के बाद अगर जेजेबी को ये लगता है कि ये जो बच्चा है 16 to 18 ईयर्स का, उसने कोई हीनियस क्राइम किया है और उसको एज अ एडल्ट ट्राई करना चाहिए, तो उसको एज अ एडल्ट ट्राई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं अंडर सेक्शन 15 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो टाइम लिमिट बिकॉज वो एक
जस्ट एक डायरेक्टिव है, वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्यों की जाती है, ताकि वो जो बच्चा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी के बारे में हमें पता चले कि क्या वो एबल है कि वो ऐसा कोई क्राइम कमिट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो मुझे जल्दी से बता दो एक बार। मैम क्लियर हुआ नहीं हुआ जल्दी से बता दो। क्लैट, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम सबके लिए है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 14 का क्लॉज सब सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हो रही है बच्चे की, ठीक है, इस असेसमेंट को हमें ख़त्म करना चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा है, मैंडेटरी नहीं बना रहा है इस चीज़ को, और इसीलिए ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल जस्टिस पे पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्लियर है, सिर्फ एक ही पर्सन को क्लियर है, हर्षा, शालू, NS आपका कुछ नाम है, ठीक है। चलिए, तो इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, और वो है एडवोकेट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किसके बारे में बात की जाती है, कौन कंज्यूमर्स होते हैं, कौन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कौन है, हम है। अगर आज हम कोई सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन है, हम कंज्यूमर है, ठीक है। हमने किसी से आइसक्रीम खरीदी, हम कौन है, हम कंज्यूमर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जजमेंट का नाम है वो क्या था, बार ऑफ इंडियन लॉयर्स थ्रू इट्स प्रेसिडेंट वर्सेस DK गांधी PS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड अनदर, ठीक है। अब इसमें सवाल मेन क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सवाल पूछा गया कि जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वकील होते हैं, ठीक है, जो वकील सर्विस देते हैं, यानी कि वकील सर्विस कैसे दे रहे हैं, केस लड़ रहे हैं क्लाइंट के लिए कोर्ट में, है ना, तो वकील जो केस लड़ रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्या वो सर्विस की डेफिनेशन में आएगा अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अ सर्विस हायर्ड और अवेल्ड ऑफ एन एडवोकेट इज अ सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन ने अगर सर्विस ली है किसी एडवोकेट से, किसी एडवोकेट को हायर किया है, तो वो सर्विस क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, जहां पर वो जो एडवोकेट है वो पर्सनली सर्विस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट को, ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर इट वुड फॉल विद इन द एक्सक्लूजनरी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सर्विस, ठीक है। उन्होंने बोला कि एक्सक्लूजनरी पार्ट जो है सर्विस का, उसमें वो फॉल करेगा, और उन्होंने ये बोला कि जो एडवोकेट्स हैं वो लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लाइबल नहीं होंगे। क्यों लाइबल नहीं होंगे वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए, बिकॉज लीगल प्रोफेशन जो है वो बाकी सारे प्रोफेशन से बहुत ही ज़्यादा अलग है। इस प्रोफेशन को हम किसी भी और प्रोफेशन से नाप तोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एडवोकेट्स जो अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनके सर्विस में डेफिशिएंसी भी होती है, यानी कि कोई कमी होती है, अपना काम सही ढंग से नहीं किया, तो इन दैट केस उनके ऊपर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कहा गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि जो भी मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, आप उसको मार्क करते जाओ या फिर पेन और कॉपी पे लिख लो, ताकि आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सको। क्या आज की क्लास सफिशिएंट होगी करंट लीगल अफेयर्स के लिए? हाँ जी, बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। जनवरी टू अक्टूबर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सभी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स जून। तो देखो, अब चलो जून की तरफ चलते हैं। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए, इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है, वो आप लोगों की काउंसलिंग के लिए है। आज एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने क्लैट के एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लिया है, अच्छी तरीके से 2-3 कॉपी बनवा करके उसकी रख लेना अपने पास, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो लिंक प्रोवाइडेड है उस लिंक पे आप लोगों को जाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट, इट इज जस्ट फॉर काउंसलिंग पर्पस, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स जून। और जून में सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा कांड इस साल अगर किस पे हुआ था, इस बार हुआ था पेपर लीक पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, ठीक है। नीट UG का पेपर लीक हुआ था, काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था, इतने सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बच्चों ने बोला कि एग्जाम फिर से लीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसी दौरान क्या पास किया गया, उसी दौरान आ गया द
पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2004। 100% चांसेस है इस भी क्वेश्चन के, ठीक है, ये टॉपिक आ सकता है। तो ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को यहाँ पर एनफोर्स किया गया, तो देखो लोगों ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया कि भाई पहले तो पेपर लीक हो गया, और जब पेपर लीक हो गया उसके बाद गवर्नमेंट को सुध आई कि चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और वो करके आते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग कि एक और लॉ लेके आते हैं। बट यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हमेशा हमें हर चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बैकग्राउंड भी चेक करना चाहिए, ठीक है। पेपर लीक पहले भी हुए थे एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये जो बिल था इसको फरवरी के मंथ में ही पास कर दिया गया था। जब नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद अचानक से, देखो हमेशा ध्यान रखना, बिल पास होने में और एक्ट को एनफोर्स होने में जो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, इतने कम समय में पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फरवरी में ही इसको पास कर दिया गया था और एनफोर्स कर दिया गया फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। अब देखो ये एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये एक्ट डिफाइन करता है अनफेयर मीन्स को, कि आखिरकार ये अनफेयर मीन्स होता क्या है। तो देखो ये एक्ट साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है जहां कोई पर्सन क्वेश्चन पेपर को या फिर किसी भी आंसर की को लीक कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी बच्चे को असिस्ट कर रहा है। आप लोगों को पता होगा अगर, या फिर आप लोगों ने कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, आप लोगों का शायद पहला एग्जाम होगा ये, तो जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, एग्जाम सेंटर्स होते हैं, वहां पे कुछ लोग होते हैं जो जाके बच्चे को हेल्प करेंगे कि पूरे क्लासरूम में घूम लेंगे, ठीक है, और फिर उनको लगेगा कि हाँ ये तो बच्चा अच्छे से अपने जल्दी जल्दी कर रहा है, इसका मतलब सही कर रहा है, ठीक है। तो दूसरों के आंसर्स देख के बताना, या फिर आंसर की उनके पास ऑलरेडी होती है, वहाँ से वो बच्चों को असिस्ट करते हैं, ठीक है। कई बार जो कंप्यूटर होते हैं, ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं, उनको हैक कर लिया जाता है। एक मेन कंप्यूटर होता है, वहाँ से डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है बाकी सारे कंप्यूटर्स को, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि एक कैंडिडेट का जिसका एग्जाम है वो है ही नहीं, उसका एग्जाम कोई और पर्सन दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एक्ट साफ साफ कहता है कि अगर कोई पर्सन क्वेश्चन पेपर या फिर आंसर की को लीक करता है, अगर कोई भी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असिस्ट करता है कैंडिडेट्स को, अगर किसी भी बच्चे के आंसर शीट या फिर ओएमआर शीट को साथ टेम्परिंग की जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फाड़ दिया उसको ताकि किसी का सिलेक्शन ना हो, या फिर किसी पर्सन ने ओएमआर शीट को खाली छोड़ दिया और फिर बाद में टेम्पर करके उसको फिल कर दिया गया ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग फेक एग्जाम्स एंड इशूइंग फेक एडमिट कार्ड्स, की फेक एग्जाम कंडक्ट करवाया किसी पर्सन ने, या फिर एडमिट कार्ड ही अगर फेक इशू कर दिया, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, अनफेयर मीन्स में आ जाएगी, जिसके लिए मिलेगी सज़ा। अब सज़ा कितनी दी जाएगी, देखो अगर किसी भी पर्सन को किसी भी प्रोविजन को वायलेट करते हुए पकड़ा जाता है इस अनफेयर मीन्स एक्ट के, तो कितनी साल की सज़ा मिलेगी, 3 से 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और 10 लाख रुपए तक का फाइन भी भरना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखा गया कि फाइन बहुत ज़्यादा रखा गया, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स की भी की गई है, ठीक है, जो लोग इन चीज़ों का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अगर ऐसे लोगों को पकड़ा गया तो उनके ऊपर हैवी फाइन लगेगा, वो भी 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है, प्लस उन लोगों से, देखो एंड लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 करोड़ रुपए तक का फाइन प्लस, ठीक है। तो उसके साथ साथ उनको क्या देना होगा, जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था जिसमें कोई अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस की गई जिसकी वजह से अब वो एग्जाम वापस लेना पड़ रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा वहां पर किया गया, तो जो भी उस एग्जाम को कंडक्ट करने का पैसा था वो भी उनसे लिया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई पर्सन है जिसने ऐसे कोई भी गलती की है, अनफेयर मीन्स यूज किया है, तो 1 करोड़ रुपए तक का पहले तो वो फाइन देंगे, प्लस उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो भी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट था, यानी कि इक्वल पूरा का पूरा जो कॉस्ट था, वो पूरा कॉस्ट वो प्रोवाइड उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट इट। फिर आगे चलते हैं, और ये भी देखो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर था, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने गैजेट में इशू किया और इशू करके बोला कि जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, ठीक है, पिछड़ी हुई जो वर्ग हैं, उनके लिए हम लोग रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो वो लोग, उन लोगों ने बोला कि ऑलरेडी 50% है ही रिजर्वेशन, हम इस 50% को बढ़ा करके 65% करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बिहार असेंबली ने यूनानिमसली इस रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को पास भी कर दिया और कहा कि आज से जो भी डिप्राइव्ड क्लासेस हैं उनको 65% यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। अब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL फाइल की गई बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग दी, और पटना हाईकोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि इंदिरा सावनी का केस हुआ था 1992 में, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि
50% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी रिजर्वेशन, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगर हम लोग इस केस को देखें तो इस केस को देखते हुए जो 65% कोटा है वो वायलेट कर रहा है 50% वाली लिमिट को, जो कि नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ पर जो पटना हाईकोर्ट है उन्होंने ये भी बोला कि देखो, ठीक है, यहाँ पर सीधी सादी सी बात है कि आप कह रहे हो कि आपने 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया है, ठीक है, रिजर्वेशन को। प्लस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनका भी तो 10% है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो टोटल हमारा हो जाएगा 75% रिजर्वेशन, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और इसी को देखते हुए क्या कहा गया कि आपको ये अपना जो भी था, जो आपने बिल पास किया उसको आपको वापस लेना पड़ेगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इतना ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको मार्क कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। और आप लोगों को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जनरल इलेक्शंस इस बार हुए थे। करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्ट्री किसके पास है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास, लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसकी लिस्ट बना लेना, एक बार कहीं से भी फटाक से उसको रिवाइज कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस साल हमें पता है कि जनरल इलेक्शंस हुए थे। तो कौन से इलेक्शंस हुए थे? 18th, ठीक है, 18th लोकसभा इलेक्शन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तो इस बार हमारे 18th इलेक्शन हुए जहाँ पर 18th लोकसभा इलेक्शन हुए जहां पर राहुल गांधी बन गए लीडर ऑफ ओपोजिशन। पिछले 10 सालों से कोई भी लीडर ऑफ ओपोजिशन नहीं बना था, बहुत सालों बाद बने, ठीक है। और कौन बने? राहुल गांधी बने। अब राहुल गांधी को बुलाया गया शैडो प्राइम मिनिस्टर। अब ये शैडो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी है, उनके लीडर थे राहुल गांधी, थे क्या हैं। तो इनको बना दिया गया, क्या लीडर ऑफ अपोजिशन बन गई है, तो इनको कहलाया गया कि ये है शैडो प्राइम मिनिस्टर। शैडो प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या होता है कि वो कभी भी क्या कर सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो गवर्नमेंट है वो अगर रिजाइन कर देते हैं या फिर उनके जो कैबिनेट है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन साइन हो जाता है, तो इन दैट केस अगर सरकार गिरती है तो राहुल गांधी जो है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अपने लोगों को यानी कि अपने कैबिनेट को लेकर के वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि इस बार 18th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे। प्लस आपको ये भी याद रखना है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, उनको हम बुलाते हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। तो क्लियर है तो फिर वापस से मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है, वेयर इज द जोश, वेयर इज द जोश, कहाँ है जोश, बताइए जल्दी से मुझे, कहाँ है आप सभी का जोश? ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और उसके बाद देखो असम विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2024 अप्रूव्ड बाय स्टेट कैबिनेट। तो देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है यानी कि सीआरपीसी है, ठीक है, सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय न्याय संहिता क्या है? इंडियन पीनल कोड है, ठीक है, याद रखना। तो उसका सेक्शन 398 है, वो बात करता है कि कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, ठीक है, जहां पर विटनेसेस होते हैं ना, उनकी जान को खतरा होता है ड्यूरिंग द ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये सेक्शन 398 जो है सीआरपीसी का या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, वो साफ साफ ये कहता है कि जो विटनेसेस है उनके प्रोटेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम्स निकालनी चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि जो विटनेसेस होंगे वो नोटिफाई कर देंगे, वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो ताकि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं वो उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करके प्रोटेक्शन दिलवा सके, बिकॉज ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट विटनेसेस होते हैं जिनकी जान को खतरा होता है। और आप लोगों ने बहुत बार ये भी सुना होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक गवाह था, बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस था किसी एक मैटर का, कोर्ट पहुंच रहा था, उसके पहले ही मर गया, कैसे मरा पता नहीं, बट यहाँ पर वो ऐसे ही थोड़ी मर गया, उसको मार दिया गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं वहाँ पर विटनेसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उनसे विटनेसेस को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 398 ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम्स लेके आने चाहिए ताकि वो लोग प्रोटेक्ट कर पाए। तो सिंपली लोग क्या करेंगे, जो भी विटनेस हैं वो लोग एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कह देंगे कि हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देंगे। और जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने इसको अप्रूव कर दिया, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है।
तो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं आई थिंक टुवर्ड्स द लास्ट वन ऑफ द जून, और जून में लास्टली क्या हुआ देखो, पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस देखा होगा आप सभी लोगों ने, ठीक है। तो देखो पोस्ट ऑफिस का जो एक्ट था हमारा वो 1898 में आया था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो लेके आए थे, ठीक है। 1898 में आया था। तो कहा गया कि ये जो लॉ, जो हमारा पोस्ट ऑफिस एक्ट है ये कॉलोनियल लॉ है, और बहुत सारे ऐसे सर्विसेज में चेंज हुई हैं जो आज हमें ऐड करने की ज़रूरत है। एंड एज अ रिजल्ट जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 है उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब कौन सा लॉ आ गया है, अब आ गया है पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 2023, ठीक है। एंड इसी के साथ हम एंड करते हैं इस मंथ को भी, चलते हैं जल्दी से टूवर्ड्स जुलाई। और जुलाई में 1 तारीख को सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, जल्दी बताना जरा मुझे। 1 जुलाई को सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? डेफिनेटली 110% क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, लेट मी हैव सम वाटर, तब तक आप लोग मुझे बताइए 1 जुलाई 2024 क्या हुआ था? बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा। हंड्रेड एंड 10% क्वेश्चन आ सकता है, और मुझे लगता है आएगा ही। एनफोर्समेंट ऑफ न्यू लॉज है ना, हाँ। तो हमारे नए लॉज को एनफोर्स किया गया, ठीक है। इंडियन पीनल कोड की जगह आ गया भारतीय न्याय संहिता। इंडियन पीनल कोड का हम लोग अगर फुल शॉर्टकट बोलें तो क्या था, आईपीसी, अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता। डेट ऑफ इनेक्टमेंट आप लोगों के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट नए लॉज की याद रखना बहुत जरूरी है, और आप लोगों के लिए आसानी होगी। बिकॉज अगर आप लोग इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को देखेंगे तो तीनों की ही डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट अलग अलग है, लेकिन इन लॉज की हमें याद रखना बहुत इजी है। क्यों है? बिकॉज एक ही दिन इनको इनेक्ट किया गया था और एक ही दिन इन तीनों को एक साथ एनफोर्स किया गया था। तो इनेक्ट कब किया गया? इन तीनों को इनेक्ट किया गया 25 दिसंबर 2023 को, ठीक है, क्रिसमस का दिन था, याद रहेगा। और 1 जुलाई तो आप लोग भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। एनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन से एक्ट को लागू किया गया। तो पहले कितने सेक्शंस थे? 511 सेक्शंस थे आईपीसी में, और अब भारतीय न्याय संहिता में हो गए हैं 358 सेक्शंस। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें सीआरपीसी की, तो उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी आप लोग याद ना करें चलेगा, बट डेट ऑफ इनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट नए वाले की आप लोग याद करेंगे। इट इज सिमिलर टू भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। पहले कितने सेक्शंस थे? 484 सेक्शंस हुआ करते थे, अब 531 सेक्शंस हो गए हैं। बात करें अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट याद कर लेंगे, प्लस जो हमारे नंबर ऑफ सेक्शंस है वो पहले 167 थे, अब 170 हो चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग कुछ मेजर चेंजेस भी देख लेते हैं जो भारतीय न्याय संहिता में आया, यानी कि इंडियन पीनल कोड से जब भारतीय न्याय संहिता आई तो यहाँ पर क्या किया गया। तो देखो, जब पहले हम लोग देखते थे इंडियन पीनल कोड को, तो वहां पर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से ऑफेंसेस नहीं थे, ठीक है। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बात खत्म। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में एक और नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जहां पर वुमेन एंड चिल्ड्रन को लेकर जो लॉज हैं, अलग से जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है। दूसरी बात, फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस हैज बीन एडेड एज वन ऑफ द पनिशमेंट्स अंडर सेक्शन 4। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि इंडियन पीनल कोड में 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स होते थे, लेकिन अब छठा काइंड ऑफ, जो 6 काइंड ऑफ हमारा पनिशमेंट है, उसको ऐड कर दिया गया है। और वो क्या है? वो है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला हो गया हमारा डेथ सेंटेंस, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, ठीक है। तो हमारा हो गया डेथ सेंटेंस, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके उसके बाद हो जाएगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फिर हो जाएगा हमारा फाइन, और हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट, जो कि सिंपल भी हो सकता है और रिगरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स हो गए। अब 6 काइंड ऑफ पनिशमेंट को ऐड कर दिया गया अंडर भारतीय न्याय संहिता, जो है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस बेसिकली क्या है? बेसिकली कम्युनिटी सर्विस में क्या होगा, जो भी छोटे छोटे ऑफेंसेस होंगे उसके लिए कह दिया गया कि चलो ठीक हो, आपको अपनी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करना है, लेकिन उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पार्क में घास काट दी,
सड़क पे झाड़ू लगा दिया, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे करवाई जाएगी। तो ये था। उसके बाद देखो सेक्शन 69 को भी ऐड किया गया। सेक्शन 69 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो सेक्शन 69 हमारे लिए अलग से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो टॉपिक है पूरा कि 3 नए लॉज को इंप्लीमेंट किया गया, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आई वो क्या आई हमारे लिए? वो आया सेक्शन 69। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एक्सटेंसिव रीडिंग इसके लिए कर लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सेक्शन 69 जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, वो किसके बारे में बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी लड़की को प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमको नौकरी दूंगा, ठीक है, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दूंगा या फिर तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, और उस झूठे वादे के बेसिस पे अगर वो किसी लड़की से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, देन नाउ दैट पर्सन विल बी हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग हैज ऑल्सो बीन एडेड, यानी कि स्नैचिंग यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने चेन पहन रखी है, छीन के भाग गए, किसी का फोन, कोई फोन पे बात करते हुए चल रहा है, फोन छीन के भाग गए। तो पहले क्या होता था, अगर किसी का फोन छीन के भाग गए या फिर चेन छीन के भाग गए, तो इन दिस केस पुलिस उस केस को रजिस्टर करती थी अंडर थेफ्ट या फिर अंडर रॉबरी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब स्नैचिंग के लिए अलग से एक प्रोविजन बना दिया गया है, यानी कि स्नैचिंग अब अलग से एक ऑफेंस है, ठीक है। ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस को। देखो अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स और डिस्टर्बिंग और वॉयरिज्म कैन बी डन बाय वन वुमन टुवर्ड्स अनदर वुमन, सो इट हैज बीन मेड जेंडर न्यूट्रल। अब वॉयरिज्म मैंने आपको क्या बताया है, वॉयरिज्म एक ऐसा ऑफेंस है, ठीक है, या फिर डिसरोबिंग, ठीक है। वॉयरिज्म एक ऐसा ऑफेंस है जहां पर एक लड़की है वो अपने एक प्राइवेट स्पेस में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लड़की है वो अपने रूम में है, अब वो अपने रूम में है तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी कि अगर कोई बंदी, कोई लड़की अपने रूम में है, कोई विमेन अपने रूम में है, इसका मतलब कोई और पर्सन उसको नहीं देख रहा है। जो भी प्राइवेट अफेयर्स वो करे, फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग ही अगर वो कर रही है तो उसको वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पब्लिक के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक 4 दीवारी के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल रूम है, आप लोग ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए अगर जाते हो तो ये भरोसा रहता है ना कि कोई नहीं देख रहा है। तो बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि ट्रायल रूम में पहले कैमराज हिडन होते थे, है ना। तो वो क्या ऑफेंस है, व्हेन अ विमेन इज इन हर प्राइवेट स्पेस और फिर उसको वहां पर वायलेट किया जाता है उसकी उस राइट को, जहां पर कोई पर्सन उसको देख रहा है, पिक्चर क्लिक कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, उस ऑफेंस को हम वॉयरिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो वॉयरिज्म का ऑफेंस है, पहले इंडियन पीनल कोड में क्या कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ मेन ही कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस ऑफेंस को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया और साफ साफ ये कहा गया कि नहीं, किसी औरत की वीडियो बनाने का काम तो कोई औरत भी कर सकती है ना। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद में द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हैज बीन डिलीटेड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दिनों से ये प्रोविजन जो है वो होल्ड पे था, ठीक है। देखो पहले क्या होता था कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो अगर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, और अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी कि वो बच गया, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो बच गया तो उसको सजा मिलती थी। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे और भी मेडिकल एक्ट थे जिनको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि जो पर्सन ऑलरेडी इतना परेशान है, जिसने सुसाइड जैसे चीज़ के बारे में सोच लिया है, ठीक है, अगर कोई पर्सन इतना परेशान है तो उसको जेल में भेज के और क्यों परेशान करना, उस पर्सन को तो अब हेल्प की जरूरत है ना। और इसी चीज को देखते हुए क्या किया गया, इसी चीज को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता में सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड को एज अ ऑफेंस से हटा दिया गया, ठीक है। अब वो कोई ऑफेंस नहीं है। प्लस जब हम इंडियन पीनल कोड में बात करते थे थेफ्ट के बारे में, तो नॉर्मल सी चोरी के बारे में यहाँ पे बताया गया था कि कोई भी पर्सन अगर डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को उठा के लेके जाता है किसी और पर्सन के पोजीशन से विदाउट हिज कंसेंट और उस प्रॉपर्टी को मूव करता है, इसका मतलब उस पर्सन ने चोरी वहां पर कमिट की है, ठीक है। अब यहां पर जो थेफ्ट का डेफिनेशन है भारतीय न्याय संहिता में, उसको एक्सपेंड कर दिया गया है, यानी कि व्हीकल की चोरी, यानी कि व्हीकल की चोरी और व्हीकल के अंदर से चोरी, इन चीज़ों को भी उसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड एंड ट्रांसजेंडर हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। भारतीय न्याय संहिता है उसमें बच्चे के क्या डेफिनेशन है वो भी डाल दी गई है, और ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं ये भी डाल दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फाइनली हमारे जो पीनल लॉज है उसमें ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। ऑल्सो देखो आप लोगों ने कभी इंडियन पीनल कोड कभी देखा होगा तो कहीं कहीं पर वर्ड यूज हो रहा था माइनर और कहीं कहीं पर वर्ड यूज हो रहा था चाइल्ड।
ठीक है। अब देखो माइनर का मतलब भी क्या है, जो एडल्ट नहीं है, यानी कि 18 साल से कम उम्र का है। बच्चा भी कौन है, जो 18 साल से कम उम्र का है। तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी, कहीं कहीं पर माइनर वर्ड यूज किया गया है, कहीं कहीं पर चाइल्ड वर्ड यूज किया गया है, तो लोगों को कंफ्यूजन होती थी कि भाई कहना क्या चाहते हो, है ना। तो इसी चीज को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता में क्या किया गया, इन दोनों वर्ड्स को ही क्या कर दिया गया, बोला कि रिप्लेस कर दो, अब सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज होगा चाइल्ड, ठीक है। माइनर वर्ड को ही हटा दो, बिकॉज दोनों का मतलब तो एक ही है। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजन से ऑफेंसेस थे जहां पर पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कम दी थी, ठीक है, या फिर फाइन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं पे 100 रुपये का ही फाइन था, तो आज की जो हमारी करेंसी की वैल्यू है उसको देखते हुए फाइन को बढ़ा दिया गया और पनिशमेंट को भी इंक्रीज कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस थे हमारे भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। इसके बाद आप आगे चलते हैं टुवर्ड्स भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, देखो सबसे पहले जो हमारा 6 काइंड ऑफ पनिशमेंट था, कम्युनिटी सर्विस, उसकी डेफिनेशन हमें कहाँ मिलेगी, उसकी डेफिनेशन हमें मिलेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो साफ साफ कहता है कि कोर्ट जो भी काम ऑर्डर करता है किसी पर्सन को करने के लिए, जो सोसाइटी के कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए होता है और जिसके लिए कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई भी पैसा नहीं मिलता है, उसी को कहते हैं कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। और ये बीएनएसएस में एक और चीज़ की करी गई कि जो पोस्ट थी जजेस की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3rd क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशंस जज, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही काइंड्स ऑफ जजेस होंगे, जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास, 1st क्लास, सेशंस जज और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके अलावा जो बाकी पोस्ट थी उनको रिमूव कर दिया गया। अगर हम लोग चले भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे, तो यहाँ देखो सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए क्या थी कि जो भी ब्रिटिशर्स के टाइम से चलती आ रही, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोग वर्ड यूज़ करते थे बैरिस्टर, ठीक है। अब वकील, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया, कहा कि बस एक ही वर्ड यूज़ करो, एडवोकेट। और जो बैरिस्टर वर्ड वगैरह हैं, इन सबको कॉलोनियल वर्ड्स हैं, कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश, ये सब कॉलोनियल वर्ड्स हैं, बिकॉज वो लोग इन लॉज को लेकर आए थे, इसीलिए उन लोगों ने इन वर्ड्स को उसमें लिखा था। बट अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने इन वर्ड्स को यहाँ से रिमूव करवा दिया, हटा दिया। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या हुई कि जो एविडेंस का डेफिनेशन था उसको एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। और क्या कहा गया कि इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि डिजिटल एविडेंसेस भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये परमिट करता है लोगों को कि जो विटनेसेस हैं, ठीक है, वो लोग या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जो विक्टिम्स हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी अपने एविडेंसेस दे सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट लीगल अफेयर्स, ठीक है। जोश कहीं पे खोया खोया सा लग रहा है मुझे, तो बुला लीजिए अपने जोश को वापस से। पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, एग्जाम्स आ रहे हैं 15 दिन में, है ना। चलो चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, और वो है रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जजमेंट है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में इसको पास किया गया था, जहां पर कोर्ट ने क्या कहा था, उन्होंने सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कहा था कि जो हमारे थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनके पास भी अधिकार होते हैं अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि उनकी राइट्स को हमें सेफगार्ड करना है, जिसके लिए स्टेट को क्या करना होगा, स्टेट्स गवर्नमेंट्स को उनको लीगली रिकॉग्नाइज करना होगा, उनको अपनी आइडेंटिटी देनी होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होता है, थर्ड जेंडर भी कुछ होता है, ये आपको उसकी तरफ काम करना है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट्स जो थी उनको डायरेक्ट किया कि आप लोगों को उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करना है, बिकॉज ट्रांसजेंडर्स को आज तक हम लोगों ने बहुत सप्रेस किया है, तो वो भी हमारे लिए बैकवर्ड क्लासेस में ही आते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया कि क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस में आ रहे हैं, तो इसीलिए हम उनको ट्रीट करेंगे एज इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और हम लोग उस तरफ उन लोगों को रिजर्वेशन ज़्यादा देंगे ताकि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें और सोशली उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कही गई थी। तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, वो लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या स्टेप्स आप लोग ले रहे हैं, वो आप लोग हमें नोटिफाई करेंगे। लेकिन नोटिफाई नहीं किया गया, और क्योंकि नोटिफाई नहीं किया गया, इसीलिए अब 2024 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने वापस एक रिमाइंडर दिया 3 स्टेट्स को और 5 यूनियन टेरिटरीज
को कि आप लोगों ने अभी तक अपने रेस्पॉन्सेज को फाइल नहीं किया है, तो एज सून एज पॉसिबल अपने रेस्पॉन्सेज को फाइल करिए और हमें बताइए कि आपका इसके बारे में क्या कहना है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, और नेक्स्ट है मेंटेनेंस इज नॉट चैरिटी बट राइट, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक जो डिवोर्स्ड मुस्लिम विमेन होती है वो भी मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से बाय फाइलिंग अ पिटिशन ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, ठीक है। बिकॉज हमें यहाँ पर क्या लग रहा था, हमें ये लग रहा था यहाँ पे कि नहीं भैया, जो मुस्लिम विमेन है वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल लॉज के अंडर ही ये सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हमारी आंखें खोल दी और आंखें खोल के हमें डायरेक्टली क्या बताया, सीधा हमें ये बोला कि मुस्लिम विमेन जो कि डिवोर्स्ड है वो भी मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से अंडर CRPC सेक्शन 125, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो सेक्शन 125 है CRPC का वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे मतलब सारे जितने भी मैरिड विमेन है सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू मैरिड विमेन है या फिर मुस्लिम मैरिड विमेन है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल वाला जो पूरा ED वाला मामला था वो तो देखा होगा, फॉलो किया होगा, पता चला होगा कब जेल में गए, कब कहाँ से क्या भाषण दिया, कब बाहर आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी। तो अरविंद केजरीवाल को इन द मंथ ऑफ जून इंटरिम बेल दे दी गई, ठीक है। केस का नाम क्या था, अरविंद केजरीवाल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। अब ये मैं आपके लिए क्यों लेकर आई हूँ, आपको क्या मतलब है इससे, देखो एक बात तो ये कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों अंदर गए थे, ठीक है। तो वो दिल्ली लीगल पॉलिसी स्कैम था, इसकी वजह से ये अंदर गए थे, ठीक है। और PMLA थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना, आप लोग के लिए अच्छा होगा। जानना हमारे लिए यहाँ पर क्या जरूरी है, देखो यहाँ कहा गया है कि उनको इंटरिम बेल दी गई। तो बेल देखो दो तरीके की होती है, ठीक है। एक तो हो गई रेगुलर बेल, जो कि अरेस्ट होने के बाद पर्सन अप्लाई करता है कि मुझे बेल पे बाहर जाना है, बेल दे दीजिए। दूसरा होता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल में क्या है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, तो अरेस्ट करने के पहले ही बेल के लिए जो मैं अप्लाई करती हूँ उसको कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल। तो ये दो काइंड ऑफ बेल्स हमारे पास यहाँ पर होती हैं, ठीक है। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। और नीट का जो हम लोग पढ़कर आए कि सब कुछ हो गया था, पेपर वगैरह लीक हो गया, तो वो कौन सा केस था ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि वो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं पेपर लीक तो हुआ था लेकिन इतना वाइड स्प्रेड नहीं हुआ था, यानी कि इतनी मात्रा में नहीं हुआ था कि इसका रीटेस्ट करवाया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सीधा सीधा वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में कहा कि रीटेस्ट नहीं होगा नीट के लिए। उसके बाद चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एडवोकेट्स एक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, सॉरी लाइन अप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, एडवोकेट्स एक्ट के साथ। तो देखो जो बार काउंसिल एनरोलमेंट फी है उसको कम कर दी गई। केस का नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैंने अपना एनरोलमेंट किया था अंडर दिल्ली बार काउंसिल तो अराउंड 16,000 आई पेड, ठीक है, जस्ट फॉर द एनरोलमेंट, ठीक है। बट क्या वो लीगल था, वो नहीं था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, गौरव कुमार के केस में उन्होंने बोला कि जितनी भी स्टेट बार काउंसिल है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो लोग जो एनरोलमेंट फीस लेती हैं वो उससे ज़्यादा नहीं ले सकती हैं जितना एडवोकेट्स एक्ट में प्रोवाइडेड है। और अब आप खुद देख लो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 750 रुपये से ज़्यादा पैसे जनरल कैटेगरी वाले लोग नहीं देंगे फॉर एनरोलमेंट इनटू स्टेट बार काउंसिल। यानी कि मेरे जो पैसे थे वो सारे डूब गए, बस अच्छी चीज एक हुई कि नाम के आगे एडवोकेट लग गया, है ना। नहीं, सारे केसेस के नाम नहीं याद होने चाहिए, वैसे केसेस जो आपको पैसेजेस में प्रोवाइडेड होंगे, बट हाँ थोड़ा सा जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए और हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जरूरी नहीं है कि पैसेज दिए जाते हैं, ठीक है। कई बार वन लाइनर भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं केसेस के नाम बता रही हूँ कि जिनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो वो देख ली जाए, ठीक है, वो उसको इस तरीके से पढ़ लेंगे। अब बच गया है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और इन तीनों को पढ़ाने के लिए मुझे तो बहुत सारा मोटिवेशन चाहिए और एंथुजियाज्म भी चाहिए, जो एंथुजियाज्म अब आप लोग देंगे मुझे। तो अब एंथुजियाज्म कैसे दे सकते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप लोग मुझे एंथुजियाज्म देते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ और आप लोगों को ये 3 मंथ्स जल्दी से कवर करवा दूँ। और ये सेशन कैसा लग रहा है ये आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे, अभी लाइव सेशन में कमेंट करके नहीं बताएंगे, ठीक है। मैम एक बार इजराइल गाजा वॉर समझा दो। मैंने कहा बेटा आपसे ये करंट अफेयर्स का मामला है, मेरा नहीं है।
समझदार हैं, काफी समझदार हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने मोटिवेशन दे ही दिया है तो अगस्त की तरफ चलते हैं। देखो अगस्त में सबसे पहले क्या हुआ, सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। तो देखो आप लोगों को ये पता होगा कि जो ओबीसी होते हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि एक क्रीमी लेयर होती है, ठीक है, क्रीमी लेयर वाली होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रीमी लेयर होते हैं यहाँ पर इनको रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, वेल ऑफ हैं, पैसे हैं इनके पास, तो इन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए ये एक ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी एक क्रीमी लेयर बना दी गई। अब ये हमारे लिए क्यों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट था, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर्स। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर सीधा साधा ये कहा गया कि जिस तरीके से क्रीमी लेयर ओबीसी में होते हैं वैसे ही क्रीमी लेयर एससीज और एसटीज में भी हमें बनानी चाहिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में भी हमें क्रीमी लेयर बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? बहुत सिंपल सी बात है कि सभी जो शेड्यूल्ड कास्ट के होते हैं या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं वो सबके सब लोग इक्वली डिसएडवांटेज नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोग जो है वो वेल सेटल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि रिजर्वेशन को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जनरेशन तक ही लिमिट रखना चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन देने का फंडा क्या था, सिंपल सा था कि हम लोगों ने उनको बहुत ज्यादा ही कष्ट दिए हैं, तो ताकि वो लोग वहां से उठ सके, ऊपर अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, सॉरी, इसीलिए उन लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने बोला कि इन्हें दिया जाएगा रिजर्वेशन। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रिजर्वेशन अगर फर्स्ट जनरेशन को मिल गया है, इसका मतलब उससे उन लोगों को अच्छी खासी नौकरी मिल गई होगी, जिससे कि उन लोगों ने अपने परिवार को वेल सेटल कर लिया होगा। अब क्योंकि फर्स्ट जनरेशन को मिल चुका है, वो सेटल हो चुके हैं, तो बाकी सभी जनरेशंस को रिजर्वेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसा यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। अब अगर हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा प्रोविजन होता है जो बात करता है अबाउट एससीज एंड एसटीज, ठीक है, कि उन्हें रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है। तो वो देखो दो आर्टिकल्स हैं, 341 और आर्टिकल 342, ठीक है। 341 बात करता है शेड्यूल कास्ट के बारे में, 342 बात करता है शेड्यूल ट्राइब के बारे में। और ये दोनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं, दोनों आर्टिकल्स ये कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी कास्ट को, रेस को, ट्राइब को या फिर ग्रुप को, ठीक है, जो उन्हें लगता है कि वो SC ST की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है, तो गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके वो उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं एज पर्सन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और पर्सन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं हमारे लिए। दैट इज ऑल अबाउट इट। चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, और वो है राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट्स अंडर द पॉक्सो एक्ट। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने, देखो कैलकाटा हाईकोर्ट ने क्या बोला, कैलकाटा हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो एडोलसेंट्स लड़कियां होती है, ठीक है, एडोलसेंट्स का मतलब क्या होता है, जहां पर हम चाइल्डहुड से यूथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो एडोलसेंट हमारी वो एज हो गई। तो यहाँ कैलकाटा हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो एडोलसेंट लड़कियां होती है, ठीक है, उन्हें अपने सेक्सुअल अर्जेस पे कंट्रोल करना चाहिए। अब ये आप खुद सोचो कि हाईकोर्ट क्या ऐसा कुछ बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ऐसा हाईकोर्ट को रिमार्क देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इररेलेवेंट है और ऑब्जेक्शनेबल है। जितनी भी एडोलसेंट्स हैं उनकी भी एक डिग्निटी है, उनकी भी एक प्राइवेसी है जिसको भंग किया नहीं जा सकता है। और इसीलिए जो कुछ भी यहाँ पर हमारे जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था, कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा था, उस चीज को उन्होंने सेट असाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। फिर देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था RG कर हॉस्पिटल रेप केस, आप लोगों को पता होगा सभी लोगों को, कोलकाता में जो रेप केस हुआ था उसके बारे में, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात देखो, जब भी कोई मैटर कोर्ट में जाता है तो वो 3 तरीके से जा सकता है। एक तो किसी पर्सन ने FIR फाइल कर दी, ठीक है, FIR लॉन्च कर दी। दूसरा, कंप्लेंट लेके चले गए मजिस्ट्रेट के पास। या फिर तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है। थोड़ी सी
आगे जाके आप लोग पढ़ते हैं इसको बट कॉलेज में, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया बिकॉज इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरीके से कोई भी केस जा सकता है कोर्ट के पास। एक तो पुलिस के पास FIR फाइल करके, कंप्लेंट जाती है मजिस्ट्रेट के पास, या फिर कोर्ट अपने आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या है कि कोर्ट के पास अगर कोई बात घूमती फिरते उड़ते हुए आ गई हवा से, ठीक है, कि भाई ठीक है ये कोई मैटर ऐसा चल रहा है और इसके ऊपर अभी तक हमारे पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, कोई भी FIR फाइल नहीं की गई है पुलिस के पास, तो कोर्ट अपने आप उस केस को ले लेते हैं बाय द कोर्ट, ठीक है, वो अपने आप ले लेते हैं उस केस को, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कॉग्निजेंस में ले लेते हैं, उसी को हम कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया इस कोलकाता रेप केस के मर्डर में, और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न दिखाए डॉक्टर्स की सेफ्टी को लेके, और इसीलिए उन्होंने क्रिएट किया नेशनल टास्क फोर्स कंसिस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, नेशनल टास्क फोर्स को उन्होंने यहाँ पर बनाया, और इसमें सभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पर इन लोगों ने बात की अबाउट द वर्किंग कंडीशंस ऑफ हॉस्पिटल्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट्स को और मिनिस्ट्रीज को डायरेक्ट किया कि आपको जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और पता करना है कि कितने सिक्योरिटी पर्सनल्स वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में, हर हॉस्पिटल में, बिकॉज जितने भी हमारे नर्सेज हैं, जितने भी लोग हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, और वो है भारतीय वायुयान विधेयक 2024, ठीक है। अब भारतीय वायुयान विधेयक 2024 क्या है, इसको इंट्रोड्यूस किया हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने लोकसभा में। ये एक नया लॉ है जो रिप्लेस करना चाहता है ओल्ड लॉ को। ओल्ड लॉ क्या था, एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934, ठीक है, ये हमारा पुराना एक्ट था। उन्होंने बोला कि हमें एक नया एक्ट लेकर के आना है बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, टाइम चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने की, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुराना वाला हमारा एयरक्राफ्ट एक्ट है इसको हम लोग ऑलमोस्ट 21 टाइम्स चेंज कर चुके हैं, ठीक है, अमेंडमेंट 21 टाइम्स हम लोग कर चुके हैं जब से इसको लेकर के आया गया, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ये एक्ट, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चीज़ों को क्लियर करने के लिए जो बहुत पुराने रूल्स हो गए हैं उनको आउट कर देने, ठीक है, आउटडेटेड मतलब कि जो बहुत पुराने रूल्स हो गए हैं उनको हटाने के लिए, और ये देखने के लिए कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एविएशन के वो सब मैच हो रहे हैं कि नहीं, इसलिए हम लोग नया लॉ लेकर के आना चाहते हैं। जो ये नया बिल है वो सपोर्ट किसको करता है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करता है, और ये एक्ट डील करता है विथ लाइसेंसिंग, एयरक्राफ्ट सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स एज वेल, ठीक है। और इस बिल का मेन एम क्या है, टू मेक एयर ट्रेवल सेफर एंड टू रेगुलेट कमर्शियल एविएशन, ये इनका मेन फंडा है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट। और अब तो देखो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल, ये बहुत ज़्यादा 100% इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप लोग इसके बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल में देखो क्या हुआ, जो हमारे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने बोला कि हम एक बिल लेके आ रहे हैं। अब ये बिल किस चीज़ के बारे में था, तो आप लोगों ने देखा होगा अभी इस साल इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, और उसके अलावा भी हमारे पास फ्री इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हमारे ऊपर रेगुलेट करने वाला कोई इंसान नहीं है, कहीं पर भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होते थे, सिर्फ न्यूज़ चैनल, पहले दूरदर्शन था, फिर न्यूज़ चैनल्स आए धीरे धीरे करके बहुत सारे, ठीक है, और फिर न्यूज़ चैनल्स के बाद अब क्या हो गए हैं, इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं जो लोग न्यूज़ बना रहे हैं, और हमारे जैसे जो लोग हैं वो लोग कभी भी क्रॉस वेरीफाई भी नहीं करते हैं, क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है कि वाइड स्प्रेड वो लोग पब्लिक को कुछ भी पहुंचा सकते हैं, बात जो उनको पहुंचानी हो, अब वो सही है या नहीं है वो हमें नहीं पता, ठीक है, बिकॉज आपने भी देखा है मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला, मिनिस्ट्री ने ये बोला कि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ क्रिएटर्स हैं उनके लिए हम लोगों को थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आने पड़ेंगे, फिर चाहे वो ट्विटर पे हो यानी कि एक्स पे हो, यूट्यूब पे हो या फिर इंस्टाग्राम पे हो, बिकॉज ठीक है उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो लोग कई बार उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। ये बिल जो है वो एक्सपेंड करेगा अपने फोकस को कहाँ पर, OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी और डिजिटल न्यूज़ पे भी, ठीक है, लेकिन साथ में सोशल मीडिया अकाउंट्स जो इंडिपेंडेंट कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर भी करेगा। और सिंपल सा फंडा क्या है, इन लोगों ने डिफाइन
कर दिया है डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर को, ठीक है, कि भाई आप भी कोई चीज़ हो, बिकॉज आप भी ऑनलाइन लोगों तक न्यूज़ फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप भी हमारे रडार में आ जाइए, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये जो हमारा बिल था, इसका मेन बात क्या थी, मेन इसका एम ये था कि जो भी क्रिएटर्स हैं, ठीक है, उन लोगों को क्लासिफाई कर दो एज डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स, और उनका काम क्या होगा कि मिनिस्ट्री को अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में वो नोटिफाई करेंगे कि हाँ भैया मैं एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर हूँ जो कि लोगों तक न्यूज़ फैलाता हूँ या फैलाती हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी सेटअप होगी जो उनके कंटेंट को रिव्यू करेगी, ठीक है, और अगर वो लोग कुछ भी गड़बड़ करते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं विद द रूल्स, तो उनको 2.5 लाख रुपीस तक का फाइन भी भरना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना पैसा आप लोग अगर फेक न्यूज़ स्प्रेड करके कमा ही रहे हो तो उसमें से थोड़ा सा सरकार को भी दे दो, है ना, ठीक है। इसके साथ चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024। इसको लेके मेरे पास हज़ारों क्वेरीज आई थी, मैम समझा दो क्या है, समझा दो क्या है। तो देखो, जैसे हम लोग हिंदू टेम्पल्स में देखते हैं ट्रस्टी होते हैं ना, ट्रस्ट होती है एक जिसके लिए ट्रस्टीज होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली चैरिटी में प्रॉपर्टी दे रहे हैं या फिर पैसा दे रहे हैं। अब वो चैरिटी किस लिए हो रही है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, ठीक है, उन लोगों तक कुछ पहुँचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल खाना खिला दो रोज़, या फिर गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दो, अगर पढ़ने के लिए जगह नहीं है तो फिर वो बना दो, धर्मशालाएं खोल दी फ्री में लोगों के रहने के लिए, ठीक है, घर बना दिया, वहाँ पर हॉस्पिटल बना दिया। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, ये सारी चीज़ें चैरिटी में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, ये अगर सिमिलर चीज़ को अगर हम लोग मुस्लिम लॉ में देखें तो वो हो जाता है वक्फ, ठीक है। तो अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था जहाँ पर यह कहा गया कि गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आएगी ताकि वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को चेंज कर सके, ताकि उसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाए और ट्रांसपेरेंसी आ जाए और विमेंस को भी उसमें इंक्लूड किया जा सके। अब देखो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाए गए, बहुत ज़्यादा डिबेट्स हुई, क्यों हुई, उसका रीज़न सिंपल सा है, वो मैं आप लोगों को अब आगे जाके बताती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, वक्फ बोर्ड जो है इंडिया में वो क्रिएट किए गए अंडर द वक्फ एक्ट ऑफ 1995, ठीक है। ये सारी जो चैरिटेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ये लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये लोग रिलीजियस, सोशल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैंने आपको बता दिया, हॉस्पिटल, एजुकेशन के लिए स्कूल बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वक्फ बोर्ड में कहीं पर वो बना दिया, मस्जिद बना दिया, ठीक है, दरगाह बना दी, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो 30 वक्फ बोर्ड हैं टोटल मिलाकर के इंडिया में, और अगर हम लोग बात करें ईयरली, देखो आप एनुअल रेवेन्यू देखो, एनुअल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 200 करोड़ का, लिटरली 200 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन वक्फ बोर्ड करती है। 30 वक्फ बोर्ड है इंडिया में, एनुअल ट्रांजैक्शन 200 करोड़ का है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको रेगुलराइज नहीं किया गया, ठीक है, रेगुलराइज नहीं किया गया है आज तक। इसका मतलब क्या है, पैसा, ये जो पूरा पैसा है ये अनचेक्ड है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, रजिस्टर नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। तो मैं आपको समझा दिया कि वक्फ आखिर होता क्या है। तो देखो, अब यहाँ पर इतनी डिबेट क्यों हुई, ऐसा क्या कहा गया कि हम बिल में ऐसा क्या लेकर आएंगे कि लोग चिढ़ गए थे। तो देखो, नंबर 1 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, साफ साफ ये कहा गया कि जो लोग भी वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी को देंगे वो लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाकर के पूरा इवैल्यूएशन करवाएंगे कि इतने रुपए की प्रॉपर्टी है जिसको हम देना चाहते हैं वक्फ में, और आप उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाओगे, वो अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एक्सक्लूजन, उन्होंने ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कभी गलती से भी वक्फ बोर्ड के पास चली गई थी, अब हम उसको वापस ले लेंगे, बिकॉज वो सरकार की जमीन है, सरकार के पास ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तीसरी बात, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अथॉरिटी, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे उनके पास फाइनल से होगा। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, उसके पर सवाल है कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या फिर ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये वक्फ की है या फिर गवर्नमेंट की है, ये डिसाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, उनका से जो होगा वो फाइनल से होगा। उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले क्या होता था, पहले ये मामला हाई कोर्ट तक नहीं जाता था, ठीक है, लेकिन अब अगर वक्फ बोर्ड के डिसीजन को लेकर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है तो लोग सीधा हाई कोर्ट
के पास जा सकते हैं। उसके बाद ओरल डिक्लेरेशन होती थी पहले, ठीक है। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में चैरिटी के लिए दे रहा है तो ओरली बस बोल दिया कि आई एम गिविंग यू दिस प्रॉपर्टी, आप इसको चैरिटी के लिए काम में ले लीजिए, बस बात खत्म। लेकिन अब ये कहा गया कि अब ऐसा नहीं हो सकता है, रिटन प्रूफ जरूर से लगेगा ही लगेगा। और ये भी कहा गया कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है तो उसको बढ़ाया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ऑडिट करती रहे ताकि हमें पता रहे कि आखिर कितने पैसे का लेन देन ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने पढ़ी तो क्या समझ में आया कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि ट्रैकिंग की जा रही है, ठीक है, कि कितना पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। दूसरा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसीलिए यही एक रीज़न है कि सबसे ज़्यादा डिबेट्स इसके अराउंड हुए कि ये बिल जो है वो नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जोश कैसा है बरकरार? जल्दी से बताइए ज़रा। उसके बाद ये एक और है, उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड सितंबर। देखो अब अगस्त में लास्ट चीज़ क्या हुई कि असम असेंबली ने पास किया रेगुलेट किया किसको? मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स को, ठीक है। किस तरीके से किया? देखो, असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक नया लॉ पास किया, वो था असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्स बिल, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो लॉ है ये बहुत ही सीरियस इश्यूज़ के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी यानी कि वेरियस मैरिजेस, या फिर मैरिज विदाउट कंसेंट। ये जो बिल था इसका सिंपल सा फंडा था, सिंपल सा एम ये था कि इनको आप क्या कह रही हैं? रुको मैं अभी देखती हूँ आपकी क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा ये था कि जो नए लॉ था, जो पुराना लॉ था उसको हमें चेंज करना था, बिकॉज पुराना लॉ जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता था सही तरीके से विमेन और चिल्ड्रन को। तो जो पुराना लॉ था, देखो उसमें क्या दिक्कतें थी, वो कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस को अलाउ करता था। जैसे कि वो क्या कह रहा है कि चाइल्ड मैरिजेस परमिटेबल है, ठीक है, बच्चों की मैरिजेस, बाल विवाह किया जा सकता है, प्लस दो लोगों की अगर शादी हो रही है तो उसमें म्यूचुअल कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती भी शादी की जा सकती है, ऐसा ओल्ड लॉ कह रहा था, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें अब नया कानून लेके आना है जहां पर साफ साफ कहा गया, सबसे पहले एज लिमिट बना दी कि चाइल्ड मैरिजेस नहीं होंगे, लड़की जब 18 साल की होगी, आदमी जब 21 साल का होगा उसी के बाद उनकी शादी होगी, उसके पहले नहीं होगी, और दोनों पार्टीज की शादी दोनों की रजामंदी से होगी, प्रेशर में आकर के कोई भी शादी नहीं करेगा। दूसरी बात ये कहा कि जब भी आप लोग रजिस्टर करने जाएंगे अपनी मैरिज को, ठीक है, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर करने जा रहे हैं वहां एटलीस्ट, ठीक है, 30 days बिफोर द मैरिज, ठीक है, आप वहां पर रह रहे थे। एटलीस्ट वन ऑफ द पीपल गेटिंग मैरिड मस्ट हैव लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर एटलीस्ट 30 days बिफोर द मैरिज कैन बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्री से पहले एटलीस्ट 30 दिन तक कोई भी, यानी कि लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में से कोई भी उस डिस्ट्रिक्ट में रहा हो तभी आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऐसे तो क्या होगा कि कहीं से भी कोई भी आया और फिर आकर के वहां पर रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि धोखाधड़ी, फ्रॉड, ये सब कुछ बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए इन्होंने ऐसा कहा। इसी के साथ अगस्त मंथ भी खत्म होता है। सॉरी, बताइए अब मैम, शुड वी मेक नोट्स और लिसनिंग इज ओके? आप लोग शांति से सुनिए, हाथ को थोड़ा आराम दीजिए, ठीक है। और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ पीपीटी में लिखा हुआ है। मैं इसीलिए आप लोगों को लिख के नहीं पढ़ाती हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को टाइप करके लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। कि तो आप लोगों को ये जो PDF है मिल जाएगा, पिन कर दिया जाएगा कॉमेंट सेक्शन में, आसानी से मिल जाएगा, कम्युनिटी पर मिल जाएगा मेरी अडर 24/7 के एप्लीकेशन पे, तो चिंता मत करो, ठीक है। मैम मैं अभी आई हूँ, नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। लीगल करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलो इसी के साथ अगस्त की तरफ सितंबर की तरफ चलते हैं। सितंबर में क्या हुआ? ओ माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट। देखो जिस पे भी मैं कह रही हूँ ना कि 100% इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अभी सेशन को ज्वाइन किया है, सेशन को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन देख जरूर से लेना। जहां भी मैंने कहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार वो जो पॉइंट्स थे उनको लिख लेना और एक्सटेंसिव स्टडिंग करना उसके बारे में, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टोरिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटीरियल कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। जस्टिस राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस S हरीश, ये केस का नाम था, ठीक है।
है। यहाँ पर क्या हुआ देखो, जो बेंच है मद्रास हाई कोर्ट, सॉरी जो बेंच है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के एक जजमेंट को सेट असाइड किया, यानी कि बोला कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। जहां पर उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना अपने फोन में और सिर्फ देखना, ठीक है, विदाउट द इंटेंशन टू ट्रांसमिट द सेम, यानी कि अगर किसी पर्सन के फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्न वीडियोस हैं, ठीक है, और वो पर्सन उसने उसको स्टोर करके रखा है फोन में और वो उसको देखता है, बट उसका कहीं भी इंटेंशन नहीं है कि वो उसको फैलाए, सोशल मीडिया पे ट्रांसफर करे या फिर किसी और पर्सन को ट्रांसफर करे या फिर उससे पैसा कमाए, कमर्शियलाइज करे उसको, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, इन दैट केस जो हमारी मद्रास हाई कोर्ट थी, उन्होंने बोला, क्या बोला, साफ साफ बोला कि ये ऑफेंस नहीं है अंडर दी पॉक्सो एक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पार्लियामेंट को इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और अमेंड करना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को। और यहाँ पर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिलेटेड एक वर्ड यूज़ किया गया है पॉक्सो एक्ट में, उसको उन्हें रिप्लेस करना चाहिए विद द वर्ड चाइल्ड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटीरियल, ठीक है, बिकॉज ये भी एक ऑफेंस होना चाहिए अंडर दी पॉक्सो एक्ट, जहां पे हम बच्चों को बचा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट हमेशा ध्यान रखना जेंडर न्यूट्रल है। अगर किसी बच्चे का, ठीक है, कोई 18 साल से कम उम्र का है, चाहे वो बॉय हो या फिर वो गर्ल हो, दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल है पॉक्सो एक्ट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। यहां तक कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं पीएमएलए प्रिवेल्स ओवर सीआरपीसी इन समनिंग प्रोसीजर। तो ये सिंपल सा चीज़ था, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ बस इतना कहा गया कि जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का जो हमारा एक्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वर्सेस सीआरपीसी चल रहा है तो पीएमएलए को प्रेफरेंस दी जाएगी, इसके प्रोविजंस को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ठीक है। ये प्रिवेल करेगा ओवर सीआरपीसी। तो यहाँ पर बेसिकली एक हस्बैंड वाइफ थे, उन लोगों के बारे में बात चल रही थी, मतलब उनको ईडी ने समन किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ठीक है। तो बस यहाँ पर उन लोगों ने यही बोला कि जो ईडी है वो उनके खिलाफ पीएमएलए के अंडर कोई भी केस ना करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, जहाँ पर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी पर्सन है जिसके ऊपर सीआरपीसी और पीएमएलए दोनों ही अगर एप्लीकेबल हो रहे हो तो पीएमएलए जो होगा, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट होगा, वो प्रिवेल करेगा, उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा ओवर सीआरपीसी। बस, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ही जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ सितंबर भी खत्म होता है, ठीक है। आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो पिंड गूगल फॉर्म है उसमें अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिएगा। आप लोगों की काउंसलिंग के लिए, आप ही लोगों के लिए है वो, तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा, काम आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये सेशन एंड हो जाएगा तो आई होप आप लोगों को पता है ऑफलाइन कमेंट्स क्या होते हैं, है ना। ये अभी जो आप लोग कमेंट कर रहे हो वो लाइव कमेंट्स हैं, ठीक है। तो जब ये वीडियो एंड हो जाएगा उसके बाद जितने भी लोगों ने ये सेशन देखा है, मुझे आप सभी लोगों से फीडबैक चाहिए कि मैम सेशन अच्छा लगा, मैम बहुत अच्छा लगा, मैम हेल्पफुल था या नहीं था, मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। पूरा कमेंट सेक्शन ऑफलाइन भर जाना चाहिए उससे, ठीक है। तभी मैं आगे की और भी जो सीरीज आपके लिए प्लान कर रही हूँ वो मंडे से लेकर आऊँगी, वरना मुझे फिर वापस सोचना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। चलो मैम, आज सेक्शन इंपॉर्टेंट, नो नॉट एवरी सेक्शन। कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो याद कर लेना, सेक्शन याद नहीं करने हैं बिकॉज पैसेजेस में दिए जाएंगे ऑलरेडी। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अक्टूबर। और देखो अक्टूबर में आई डोंट थिंक कि बहुत सारे हमारे केसेस हैं, ठीक है। 3 हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला, मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज नॉट अ रीजन टू डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट फ्रॉम बीइंग एलिजिबल फॉर कोर्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी ओमकार रामचंद्र गौंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। इस केस में क्या हुआ था, बेंच ने ये बोला, देखो यहाँ पर एक बच्चा था, एक कैंडिडेट था जो एमबीबीएस का कोर्स करना चाह रहा था, लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया बिकॉज उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी थी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, डिसेबिलिटीज अगर आप एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी भी होती है, यानी कि ज्यादा लेवल की जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर किसी पर्सन को है, मतलब इस बच्चे को थी, तो इसीलिए कहा गया कि आप इसको
कोर्स को नहीं कर सकते हो। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये केस किसका सुन रहे थे, एक बच्चा था जो 40 to 45%, ठीक है, उसको स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी थी, यानी कि सही ढंग से बोल नहीं पाता था, लैंग्वेज डिसेबिलिटी थी उस पर्सन को 40-45, यही होता है बेंचमार्क, ठीक है। यानी कि जो दिया गया है हमारे एक्ट में उस मार्क तक, अप टू द मार्क, ठीक है, वहां तक उसको वो डिसेबिलिटी थी। तो सॉरी तो उस बच्चे को क्या किया गया, उस बच्चे को बोला कि आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो, आप डिस्क्वालीफाइड हो। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो, इनके पास भी अपने अधिकार होते हैं, ठीक है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनके पास भी राइट है कि ये लोग फुल पार्टिसिपेशन करें हर चीज़ में, इनको सोसाइटी में इंक्लूजन मिलना चाहिए, आप इनको अलग मत वो करवाओ, फील करवाओ कि ये लोग अलग हैं, ठीक है। प्लस आप इनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी ग्रांट करो कि ये लोग भी अपनी काबिलियत को दिखा पाएँ, ठीक है, बिकॉज ये भी काबिल होते हैं, हम ही लोग हैं जो इन्हें डिफरेंट लोगों की तरह ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने साफ साफ ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कैंडिडेट, जिन भी कैंडिडेट्स को बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उनको एडमिशन मिलना चाहिए। और एडमिशन कब मिलेगा, जब डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड, ठीक है, डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड है, इनका ओपिनियन मैटर करेगा, ये बच्चे को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि उसको एडमिशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। अगर इन्होंने कह दिया, ठीक है, सारे क्राइटेरियाज को देखते हुए अगर कह दिया कि मिल सकता है तो एडमिशन देना पड़ेगा, ठीक है, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद दूसरी बात ये कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस त्रिबोरो एडी ब्यूरो एंड अदर्स। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, म्युनिसिपल, आपको सबको पता होगा कि जो भी आप लोग होर्डिंग्स वगैरह देखते हो, है ना, एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, उसके लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है, और वो किसको देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देते हैं। अब जो एपिलेंट थे, जो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, उन्होंने ये बोला कि भाई हम लोग नहीं देने वाले हैं, बिकॉज हम लोग टैक्स ऑलरेडी पे करते हैं और फिर एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम लोग दोबारा से टैक्स पे करें। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे दे रहे हो एडवर्टीजमेंट के लिए, होर्डिंग के लिए, वो टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आता है, उसको हम रॉयल्टी बुलाते हैं। रॉयल्टी और टैक्स के बीच में जमीन और आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, इट हैज बीन अथॉरिटेटिवली क्लेरिफाइड बाय दिस कोर्ट दैट रॉयल्टी एंड टैक्स आर नॉट द सेम, कि दोनों ही चीजें अलग होती है। एज सच द कॉर्पोरेशंस पावर टू चार्ज रॉयल्टी कैन नॉट बी इंटरफेयर्ड विद। अगर कॉर्पोरेशन के पास ये पावर है कि वो एडवर्टीजमेंट और होर्डिंग के लिए रॉयल्टी ले सकती है, तो हम इंटरफेरेंस उसके साथ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बात टैक्स की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात रॉयल्टी की हो रही है, और रॉयल्टी टैक्स से अलग होता है। और इसी के साथ हम लोग आ गए टूवर्ड्स अनदर 110% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। जजमेंट, देखो यहाँ पर जजमेंट का नाम क्या था, इट वाज इन रे सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो यहाँ पर बात की गई अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, जो बात करता है अबाउट गिविंग स्पेशल प्रोविजन टू द सिटीजनशिप ऑफ पर्संस कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की मेजोरिटी क्या थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 4:1, ठीक है, 4 है ये, आई एम सो सॉरी, मैंने आई थिंक इसको कवर कर दिया, ठीक है, 4:1 है, याद रखना आप लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहा गया, ये आप लोग देखो, एक बार अच्छे से सुन लो मेरी बात, ठीक है। इमिग्रेंट्स हु एंटर्ड द स्टेट ऑफ असम प्रायर टू 1966 आर डीम्ड सिटीजन, ठीक है, जो भी लोग इमिग्रेंट्स थे लेकिन वो असम में आ गए थे 1966 से पहले, तो वो सभी लोग क्या है, वो सभी लोगों को सिटीजन्स माना जाएगा। वो सभी इमिग्रेंट्स जो कट ऑफ डेट के बीच में आए थे, यानी कि 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में आए थे, वो लोग सिटीजनशिप अक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो लोग सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं जो सेक्शन 6A में प्रोवाइडेड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं। बट वो इमिग्रेंट्स जो असम में एंटर हुए 25 मार्च 1971 के बाद, उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 6A, ठीक है। और साफ साफ कह दिया गया कि वो लोग, जितने भी लोग इस डेट के बाद आए हैं, उन सभी को हम इलीगल इमिग्रेंट्स बुलाएंगे, एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। 4:1 का आप लोगों का जो ये रेशियो है, याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है।
ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब बताइए यहाँ तक कि कैसा लगा आज की क्लास करके, कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, रॉयल्टी मैम क्या होता है? देखो रॉयल्टी बेसिकली क्या होता है, ये एक कंसिडरेशन की तरह पे किया जाता है, ठीक है, और किसी भी प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट इंपोज करती है, लेकिन रॉयल्टी हम लोग प्राइवेट अथॉरिटी को दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी एंजाइटी है एग्जाम को लेके, एनरोलमेंट करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, तो आप लोग लॉ महापैक में एनरोल कर सकते हैं। कोड मेरा है डिम्पल, ठीक है, तो मेरा कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और मुझे कभी भी यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। और यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छा हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लाने का सोच रही हूँ जहाँ जनवरी टू अक्टूबर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर द एग्जाम ऑफ क्लैट, उसके टॉपिक्स बताऊं मैं आप लोगों को। देखो अब आप लोगों ने इतनी तैयारी तो कर ली होगी कि मुझे आप लोगों को इन डेप्थ जाके सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं अब उसमें अंदर तक नहीं घुसूंगी कि मैं एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगी, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और लिटरली मुझे भी बहुत सारी पीपीटीज और सब कुछ बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं ऐसा कोई सेशन तो मैं आप लोग के सेशन लेके आ सकती हूँ जहाँ पे मैं शॉर्ट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं जो आपको एग्जैक्टली 100% पढ़ के जाने हैं। चाहते हो तो ये भी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो चलिए अब आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल हम जो करंट अफेयर्स हमारे बचे थे, आपको याद होगा एक संडे को हम लोगों ने करंट अफेयर्स की क्लास की थी जहां हम लोगों ने जनवरी टू जून एमसीक्यूज किए थे, मेगा क्विज किया था। तो वही मेगा क्विज हम लोग अब आगे करेंगे और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हम लोग उसको करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा सेशन चाहिए। और ये सेशन कैसा लगा, ये सारी बातें मुझे एक पर्सन से 50 लोगों के आसपास आप लोग मुझे देख रहे थे दोनों चैनल से मिला के, तो मुझे एक पर्सन से चाहिए कमेंट, तभी आप लोगों के लिए मैं वो करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊंगी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। ऑफलाइन कमेंट्स में बताएंगे, लाइव सेशन में नहीं बताएंगे। ऑफलाइन कमेंट में जाइए और कमेंट करके बताइए कि मैम क्लास कैसी लगी, प्लस आपको सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट वाला।